प्रिय विद्यार्थियों, हम बिहारी को पढ़ रहे हैं। बिहारी लोक व्यवहार और लौकिक जीवन के प्रसाधनों को किस तरह से अपनी कविता में स्थान देते हैं, वो अपने नीतिगत दोहों के माध्यम से उचित व्यवहार करने का किस तरह से सदुपदेश देते हैं, यह हम पिछले पदों में भी देख रहे थे और आने वाले पदों में भी इस तरह की बातें आएगी। आप देखेंगे कि जो संसार के लोग हैं विलासिता में डूबे हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में जो अयोग्य लोग होते हैं वो मूर्ख बना करके दूसरों को किस तरह से ठगते हैं, इस बात का वर्णन देखें 19वें पद में। कवि कहते हैं कि करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काही। करे फुलेल को आचमन, जो फुलेल होता है, सौंदर्य प्रसाधन होता है, इत्र होता है, उसको जो लोग हैं उसको आचमन करके उसको कह रहे अरे ये तो मीठा है। यानी उन्हें पता ही नहीं है कि इत्र किस काम आता है। ए गंधी मति मंद तो इतर दिखावत, और इस तरह से जो गंधी है यानी इत्र बेचने वाला है वह इधर आ रहा है और लोग कह रहे अरे वो तो मीठा है। कहने का आशय क्या है कि जब किसी काम की कदर नहीं होती है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति का ठहरना ठीक नहीं है जो समझदार है। तो रीतिकाल में भी जब कामुक विलासिता में डूबा समाज था तो उस समय सौंदर्य प्रसाधनों में एक इत्र नामक सुगंधित द्रव्य का कवि वर्णन कर रहा है कि सुगंधित द्रव्य बेचने वाला गंधी, तू बुद्धि से एकदम मंद है, तुझ में व्यावहारिक बुद्धि का अभाव है, इसलिए तू गांव में जाकर ना समझ लोगों को इत्र दिखाता है। इत्र देखकर ना समझ लोग उसे वस्त्राभूषणों पर लगाने के बजाय हाथ में लेकर मुंह से पी लेते हैं और उसे मीठा कहते हुए इत्र की सराहना करने लगते हैं। अतः इत्र को मीठा बताने वालों की बुराई करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो पहले से ही ना समझ है। यहाँ कहने का आशय क्या है कि जब योग्य व्यक्ति अयोग्य लोगों के बीच में जाता है तो वह भी हंसी का पात्र बन जाता है, उसकी वस्तु की कीमत नहीं होती। तो उस अन्योक्ति भाव से बिहारी भी यही कहना चाहता है कि जब तक गुणवान व्यक्ति गुणीजनों के बीच में नहीं जाएगा तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है। अन्य लोग तो उसे अपनी दृष्टि से ही देखेंगे। इसी तरह से दूसरा पद देखें आप कि कैसे छोटे नर नीते, सरते बड़नी को काम, मड़ो दमामा जात कहूँ ले चूहे के चाम। जो दिखावटी लोग होते हैं, कामों के तले दबे हुए छोटे लोगों की दुर्दशा कवि यहाँ पर लिखता है कि बड़े लोगों के काम भी दिखावटी होते हैं, व्यापक होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, इसलिए छोटे लोग उनका काम कभी पूर्ण और साज सजावट नहीं कर सकते। यानी जो बड़े लोग होते हैं उनका एक तरह से काम भी उतना ही फैलाव भरा होता है, तो छोटे लोगों के वश में नहीं होता। जैसे कि ढोल जो बनता है उस पर जो चमड़ा चढ़ाया जाता है, तो क्या चूहे के शरीर की चमड़ी से ढोल बनाया जा सकता है क्या? नहीं। तो छोटे लोगों के कार्य से बड़े लोगों के काम कभी पूर्ण नहीं होते, अतः बड़े लोगों के कार्य में छोटे लोगों को भी दखल नहीं देना चाहिए। ये नीति की बात कर रहे हैं कि जो लोग भारी लवाजमे के साथ चलते हैं, भारी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटे लोगों का वहाँ कोई औचित्य नहीं वहाँ ठहरने का। तो ये संसार की रीति है और इस बात को उन्होंने बड़ी सार्थक ढंग से कही है। तीसरा दोहा ठीक इसी प्रकार का है, जहाँ पर कि कल ले सुंदी सराही के सबे रहे गही मोने, गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। जैसा 19वें पद में हमने देखा कि जो इत्र है उसकी महत्ता, उसके सदुपयोग कैसे किया जाए। तो लोग क्या कर रहे हैं कि तो गांव में जाकर के जब गंदी अपने सुगंधित द्रव्य को बेचता है, इत्र को बेचता है और ग्राहक को ढूंढता है, तो गांव में गंध का ग्राहक कौन मिलेगा? गांव में तो लोगों को अपने कार्यों को और आजीविका कमाने से ही फुर्सत नहीं है, इसलिए वे इत्र तेरा क्यों खरीदेंगे। अतः भूले भटके किसी ने इत्र नामक सुगंधित द्रव्य खरीद भी लिया तो वह उसे सूंघकर सराहना तो कर लेगा, लेकिन खरीद नहीं पाएगा। दूसरे खड़े लोग इसे देखकर मोह नहीं रहेंगे। अतः तेरा गांव में जाकर गंध बेचना व्यर्थ है और तू शहर में कहीं जाकर के बेच। यानी कहने का आशय क्या है
कि जहाँ किसी वस्तु का जब तक स्थान सही नहीं होता, गुण सही नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता है, तो वहाँ पर कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपना कार्य और समय व्यर्थ चला जाता है। इन तीनों दोहों को आप देखते हैं तो लगता है कवि ने कहने की कोशिश की है कि सामर्थ्य, स्थान और गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि गुणी ही गुणवान वस्तु का मूल्य जान सकते हैं, अगुणी नहीं। और एक बात और कही उन्होंने कि बड़े लोगों के कामों में टांग अड़ाना भी व्यर्थ है और लोक सार्थक भी होती है। बिहारी के लोक व्यवहार और सौंदर्य प्रसाधनों के गहरे ज्ञान की भी इनमें सूचना मिलती है। दोहों के जो भाषा है वह साहित्यिक ब्रज है, माधुर्य, उपदेश, अन्योक्ति नामक विशेषताएं इसमें समाहित है। और दोहा छंद में किस तरह से भाव गंभीर उन्होंने व्यक्त किया, यह भी विशिष्ट बन गया है। अगला पद देखें आप कि दिन 10 आदर पाई के करिले आप बखान, जो लगी काग श्राद्ध पछे तो लगी तो सन्मान। ज्यादा दिन 10 आदर पाई के, जब क्या होता है कि लोक व्यवहार में जब छोटे, मूर्ख और खोटे लोगों को भी कभी कभी सम्मान मिल जाता है, जैसे श्राद्ध पक्ष में कौवों को सम्मान मिलता है, तो वहाँ पर वो उनको कह रहा है कि थोड़े समय के लिए ऐसा होता है और गुणगान भी होता है, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह हमेशा के लिए नहीं है। तो सांसारिक लोगों द्वारा बुरे लोगों का सम्मान करना और सद्गुणी का अपमान करना देख करके बिहारी कहते हैं कि जब छोटे, दुर्गुणी और अत्याचारी लोगों को भी जगत में थोड़े समय तक सम्मान मिल जाता है और उस समय वह अपने गुणों का बखान करने लग जाते हैं। जैसे पितृपक्ष का तर्पण करने के लिए श्राद्ध पक्ष लगता है और सभी तर्पण करते हैं, तो ऐसे समय में घर का सुस्वादिष्ट भोजन खीर बनता है और खीर वाला कोई सद्गुणी नहीं ढूंढा जाता, बल्कि कौवा को ढूंढा जाता है और उसको बुला बुला करके भोजन कराया जाता है। एक पद इसी से संबंधित आपने कभी पढ़ा होगा कि मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तो वायस वली की बैर। तो ऐसा समय होता है कि जब पिंजरे में पड़ा हुआ तोता तो भूखे मर रहा है और कौवे को बुला बुला करके भोजन कराया जा रहा है, तो ये लोक व्यवहार है। तो ऐसी स्थिति में संसार भी कई बार ऐसा गलती कर देता है, तो कवि ने उनको सावधान किया है। दूसरा दोहा कि वे ना यहाँ नागर बड़े, जिन्हें आदर तो आव, फूलो अन फूलो भयो गमई घाम गुलाब। जब मान, सम्मान और अदब मर्यादा के संबंध में वो विचार प्रकट करते हैं बिहारी, तो कैसे करते हैं कि जिस प्रकार गांव में गुलाब के फूल का खिलना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि लोग नासमझ होते और अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण गुलाब की सुगंध को महसूस नहीं कर पाते। अतः गांव में सुगंधित सुंदर गुलाब खिलकर भी नहीं खिलने जैसा ही रहता है। उसी प्रकार जिन लोगों को अपने आदर्श, मर्यादा और गुणों की श्रेष्ठता के बराबर सम्मान नहीं मिलता है, तो उनका बड़ा गुणी होना कोई मायने नहीं रखता। अर्थात गुणी सज्जनों और सुगंधित गुलाब का महत्व गुणी और रसिक जन ही जान सकते हैं, सामान्य जन नहीं। वे न यहाँ नागर बढ़े, जिन आदर तो आप, यानी फूलो अनफूलो, क्या फ़र्क पड़ता है जब गांव में गुलाब खिल भी गया। तो इसलिए सज्जन व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति को भी अपने सही स्थान की तलाश होनी चाहिए। वह आगे कहते हैं कि बसे बुराई जा सुतन, ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जबदान। संसार की एक बड़ी स्वाभाविक दृष्टि होती है कि जो बुरे लोग होते हैं, खोटे लोग होते हैं, उनका पहले महिमा मंडित करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका प्रभाव कम करने की कोशिश करते हैं और सज्जन व्यक्ति को भला भला कर करके छोड़ दिया जाता है। कवि लिखता है कि संसार की प्रसिद्ध परंपरा है कि जिसमें बुराई और दुर्गुण होते हैं उसे सम्मान मिलता है और इसके विपरीत भले और सज्जन लोगों को भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है, जो अनुचित है। यह वैसा ही है जैसे ग्रहों में खोटे, क्रोधी और अनिष्टकारी ग्रहों की पूजा अर्चना की जाती है ताकि उनका दुष्प्रभाव कम हो जाए। इसके विपरीत भले ग्रहों को भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन जो दूसरे भले ग्रह हैं उनकी कभी तब ध्यान नहीं करते। जब ध्यान नहीं करते तो यह संसार की जो रीति है यह ठीक नहीं है। 25वां पद एक तरह से उनकी ज्योतिष विद्या का प्रमाण है। वो क्या कहते हैं कि दुसह दुजाज प्रजानिको, क्यों न बड़े नित द्वंद्व,
अधिक अंधेरा जग करे मिले माँ वस्त्र विचंद। दो राजाओं के शासन से दुखी जनता और दुविधा में पड़ जाती है। जब दो राजा होते हैं कि दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन प्रजा मात्र के कष्टों को बढ़ाने वाला होता है। दोनों राजा अपने अपने लगान और कर जनता से सख्ती से वसूल करते हैं, जिससे सामान्य जनता पिसती है और इस दुविधा में रहती है कि किस राजा का शासन श्रेष्ठ है, जिसे माना जाए। यह वैसा ही है जैसा कि अमावस्या को साधारणतः अंधेरा होता है, लेकिन जिस अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो वह रात और भी काली हो जाती है और संपूर्ण जगत दुविधापूर्ण अंधेरे में डूब जाता है। तो आपने इन पदों को देखा चारों को, तो आपने क्या देखा कि श्राद्ध पक्ष में कौओं का सम्मान और बसे बुराई जा सुदंता ही को सम्मान दुसह दुराज प्रजाने को, ये जितनी भी बातें आप देख रहे हैं उसमें लोक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान की सूचकता यहाँ पर दिखाई देती है बिहारी में। खोटे ग्रह जबदानी, इस लोकोक्ति में जनता की जो धार्मिक बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, उनका भी प्रकट कर रहे हैं कि खोटे ग्रहों का जबदान करते हैं। गुणी और गुलाब का सम्मान करने की सुशिक्षा यहाँ दे रहे हैं। तो चारों ही दोहों में आपने उदाहरण और दृष्टांत अलंकार को देखा है और नीति के पदों की सुंदर व्याख्याओं को भी यहाँ पर देखा है। ब्रज भाषा में कितनी सुंदर व्याख्याएं यहाँ पर की है। तो आप इन पदों की व्याख्या करें और बिहारी की जो क्षमता है उनके समाहार शक्ति की, उसकी विवेचना करें। आज बस इतना ही।